किया ही होगा कि मार्केट एक कंसोलिडेटिंग फेज में है, क्योंकि अगर आप देखें तो अक्टूबर 2021 से लेके मई 2023 के बीच में मार्केट 0.4% नीचे गया है। यानी अगर आप चार्ट में देखें तो मार्केट एक प्राइस रेंज के बीच में अप एंड डाउन बाउंस कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक मार्केट में एक फेमस कहावत है जहां पर यह बोला जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर। और कुछ टाइम से अगर आप देखें तो ये बुल मार्केट जो है वो रेलवे स्टॉक्स में नजर आ रहा था। एंड ऑफ कोर्स रेलवे सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स है। एंड जनरली जब भी हम रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जनरली रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन या आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आईआरकॉन और रेल टेल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्टेड है। एंड ऑफ कोर्स इन कंपनीज के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, और इसलिए आज की वीडियो में हम रेलवे स्टॉक्स का वन ऑफ द पॉपुलर स्टॉक आईआरएफसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम फ्यूचर में भी रेलवे स्टॉक्स के बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, और फ्यूचर वीडियोस में हमें कौन से रेलवे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जिस स्टॉक के ऊपर ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसी स्टॉक के ऊपर हमारा अगला रेलवे स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा आईआरएफसी के ऊपर या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, जहां पर हम इस कंपनी के बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, इस कंपनी में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस कंपनी का फ्यूचर स्कोप डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ रिसेंटली इस कंपनी में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है या जो बुल रन हुआ है उसके बेसिस पे इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट स्कोप है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली इस कंपनी में इन्वेस्टिंग रिस्क क्या हो सकता है, हम उन रिस्क फैक्टर्स को भी डिटेलली डिस्कस करेंगे। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको आईआरएफसी या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंट्रोड्यूस करवाऊं तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका काम है इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए जो फाइनेंसेस या जो पैसों की जरूरत है उन पैसों को इस कंपनी को सिक्योर करना है। ये इस कंपनी का काम है। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि ये कंपनी इंडियन रेलवेज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप और मुझे गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, तो हम फाइनेंस के लिए बैंक्स के पास जाते हैं या एनबीएफसीज के पास जाते हैं। उसी तरीके से अगर इंडियन रेलवे को पैसों की जरूरत है तो वो आईआरएफसी के पास आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईआरएफसी एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या सीपीएसई है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मिनी रत्न क्या है, और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी मिनी रत्न है तो उसको एडवांटेज क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं या जिसको हम पीएसयूज बुलाते हैं, उन्हें गवर्नमेंट अलग अलग स्पेशल स्टेटस देता है, और ये स्टेटस 3 तरीके के होते हैं। तो इन स्पेशल स्टेटस में सबसे पावरफुल स्टेटस होता है महारत्न का, और उसके बाद दूसरा पावरफुल स्टेटस होता है नवरत्न का, और तीसरा स्टेटस है मिनी रत्न का। और ये जो 3 स्टेटस है इसके अकॉर्डिंग इन कंपनीज को डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल मैटर्स में उतना ही ज्यादा फ्रीडम मिलता जाता है। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कौन सा कंपनी मिनी रत्न होना है, नवरत्न होना है या महारत्न होना है, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करता है उन कंपनीज के नेटवर्थ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे और टर्नओवर। कंपनी का नाम बताना पड़ेगा जो इधर मिनी रत्न है या नवरत्न है या महारत्न है। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने लोग ऐसे स्टॉक्स का सही नाम बता पाते हैं। तो अभी इसके बाद बात करते हैं आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में और उसके कुछ की एलिमेंट्स के बारे में। तो अभी मान लीजिए अगर इंडियन रेलवेज के किसी कंपनी को, जैसे कि आईआरकॉन हो गया या आरवीएनएल हो गया, उन्हें अगर मान लीजिए कुछ रेलवे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए कुछ फाइनेंस की जरूरत है या पैसों की जरूरत है, तो वो आईआरएफसी के पास आते हैं। जहां पर आईआरएफसी क्या करता है, वो इन कंपनी से उनका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको सबसे पहले समझता है, उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है, और उसके बाद आईआरएफसी इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट्स में जाता है और बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स के जरिए इन फंडिंग्स को सिक्योर करता है। और यही नहीं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और फंड्स रेज करने के लिए आईआरएफसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स को भी इशू कर सकता है और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी फंड रेज कर सकता है। और अभी जो इन्वेस्टर्स आईआरएफसी से इन बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं और उसे लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी आईआरएफसी सिक्योर करता है, जहां पर वो इंडियन रेलवेज के जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए अभी आईआरएफसी फंड्स रेज कर रहा है, उन प्रोजेक्ट्स का वो रिस्क मिटिगेशन भी करता है और उनका क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट भी करता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स के जरिए इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कर्जा दे रहे हैं, उन्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो अभी यह सारा फंडिंग कलेक्ट करने के बाद आईआरएफसी क्या करता है, वो इंडियन रेलवेज के पास जाता है और बोलता है कि देखो, तुम्हें जो पैसा चाहिए था तो उन पैसों का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। और आईआरएफसी बोलता है कि अब ये जो पैसा है ये मैं आपको 2 तरीकों से दे सकता हूं। पहला तरीका ये है कि आप मुझसे ये पैसा इंटरेस्ट के बेसिस पे लोन के रूप में ले ले और हर महीना या हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करे। तो इस तरीके से अगर आईआरएफसी इंडियन रेलवेज को लोन के रूप में फंड्स प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली आईआरएफसी ने मार्केट से जितने इंटरेस्ट रेट पे ये फंड्स
फंड्स उठाए हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे ये इंडियन रेलवेज को इन फंड्स को लोन के रूप में दे देता है। और यहाँ पर आईआरएफसी को हर महीना या हर साल इंटरेस्ट इनकम एज अ रेवेन्यू आता रहेगा। और उसके बाद इन फंड्स को देने का एक दूसरा तरीका भी है जहां पर आईआरएफसी इंडियन रेलवेज या इंडियन रेलवेज के कंपनीज को लीज फाइनेंसिंग कर सकता है। यानी यहाँ पर आईआरएफसी क्या करता है, वो डायरेक्टली इंडियन रेलवेज के कंपनीज को पैसा नहीं देगा, बल्कि वो इंडियन रेलवेज के जो कंपनीज है उनका रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। यानी इन पैसों से वो कौन से सामानों को खरीदने वाले थे उनके बारे में वो जानकारी लेगा और उसके बाद आईआरएफसी इन सामानों को खुद खरीदेगा और उसके बाद इन सामानों को वो इंडियन रेलवेज के कंपनीज को लीज पे दे देगा। और जनरली ये 30 इयर्स का लॉन्ग टर्म बेसिस वाला लीज होता है। यानी आप इसको एक तरीके से रेंट मान सकते हैं, जहां पर आईआरएफसी ने इन सामानों को इंडियन रेलवेज के लिए रेंट पे दे दिया है। और इसके बदले आईआरएफसी को क्या मिलता है, आईआरएफसी को हर महीना या हर साल लीजिंग रेंटल इनकम मिलता है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर 30 इयर्स के बाद जब ये लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इन पुराने रेलवे के सामानों के ऊपर आईआरएफसी को लॉस नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर है नो, क्योंकि आईआरएफसी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग किया है जिसके बेसिस पे जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इन पुराने रेलवेज के सामानों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक नॉमिनल प्राइस पे या डिस्काउंटेड या चीप प्राइस पे इन्हें खुद खरीद लेगा, जिससे आईआरएफसी को एट द एंड ऑफ 30 इयर्स या एट द एंड ऑफ लीज पीरियड एक बल्क अमाउंट भी मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईआरएफसी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि जो भी इंटरेस्ट इनकम, जो भी लीज पेमेंट्स और जो भी इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा बोरो किया है उसका पेमेंट्स उन्हें इंडियन रेलवेज के कंपनी से आना है, वो सारे पेमेंट्स इंडियन रेलवे बजट में इंक्लूडेड है। यानी वो पैसा टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आईआरएफसी को पे कर रहा है। यानी टेक्निकली ये पैसा आईआरएफसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना है, जिसकी वजह से आईआरएफसी को जो इंटरेस्ट इनकम मिलना है और जो लीज पेमेंट्स मिलने हैं वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिन इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड्स, लोन्स और बोरोइंग्स के जरिए आईआरएफसी के थ्रू इन रेलवे कंपनीज को लोन दिया है उनका कैपिटल भी सिक्योर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट करे उसका चांसेस बहुत ही कम होता है। तो यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक परफेक्ट विन विन बिजनेस मॉडल है, जहां पर जो इन्वेस्टर्स कर्जा दे रहे हैं बॉन्ड्स, लोन्स और बोरोइंग्स के रूप में, उनका कैपिटल सेफ्टी बढ़ जाता है और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और वही जिन रेलवे कंपनीज को एसेट्स लीज पे मिले हैं वो बड़े बड़े अपफ्रंट पेमेंट से बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो कम कैपिटल से भी ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए एनेबल हो जाते हैं। और जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो इंडियन रेलवेज को ये जो सारे रेलवे के एसेट्स हैं उन्हें चीपर प्राइस पे खरीदने का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और ये सारा प्रोसेस फैसिलिटेट करने के लिए आईआरएफसी को लीज रेंटल पेमेंट्स और इंटरेस्ट के रूप में रेवेन्यू मिलता है या पैसा कमाने का मौका मिलता है। यानी यहाँ पर इस पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है हर पार्टी को यहाँ पर फायदा हो रहा है और इसीलिए ऐसे बिजनेस मॉडल को विन विन बिजनेस मॉडल बुलाया जाता है। तो अभी हमने कंपनी को समझ लिया, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लिया और इसके बाद अभी बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। और इस कंपनी में एक बहुत ही एक्सेप्शनल कंफ्यूजन है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, हम उस कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि रिसेंट टाइम्स में स्टॉक का प्राइस इतना क्यों बढ़ा था और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में रेगुलर बेसिस पे डिप क्यों होता है। और आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस टाइम जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 5.74% डाउन था। तो ऐसे राइज और फॉल इस स्टॉक में क्यों हो रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम इस कंपनी में जो रिस्क फैक्टर है और इस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप 2018 से लेके अब तक का डेटा कंसिडर करेंगे तो इस कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स है दोनों कंसिस्टेंटली हर साल ग्रो हुआ है। यानी इस कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर ये कंसिस्टेंटली हर साल ग्रो हो रहे हैं। और उसका एक मेजर रीजन ये है कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रेलवे एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करने का अनाउंसमेंट करता है तो गवर्नमेंट ये अपफ्रंट पेमेंट नहीं करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट आईआरएफसी जैसे कंपनीज के जरिए फंड्स रेज करवाता है और ये जो फंड्स लोन के रूप में आईआरएफसी ने मार्केट से उठाया है उन लोन्स को ये रेलवे एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में लगाता है, जिसकी वजह से आईआरएफसी के जो सेल्स और प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि आने वाले सालों में भी ये प्रॉफिट्स और सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवेज का जो स्पेंडिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में भी जारी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ जब भी आप आईआरएफसी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस कंपनी के डेट की तरफ पॉइंट करते हैं, जहां पर बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर 3,86,733 करोड़ का डेट बर्डन है और इस डेट बर्डन को बहुत लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बैंक्स होते हैं, जो एनबीएफसीज होते हैं और जो फाइनेंस कंपनीज होते हैं उनका
काम क्या होता है? उनका काम होता है कम इंटरेस्ट से मार्केट से पैसा लो और ज्यादा इंटरेस्ट पे उसी पैसे को लोन के रूप में दे दो। यानी लोन लेना इन कंपनीज का बिजनेस है। अगर ये लोन नहीं लेंगे, मार्केट से पैसा नहीं लेंगे, तो ये हायर इंटरेस्ट पे लोन कैसे दे पाएंगे? और इसी रीजन की वजह से बैंक्स, एनबीएफसीज और जो फाइनेंस कंपनीज होते हैं उनके बुक्स के ऊपर डेट ज्यादा दिखाया जाता है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो डेट होता है इन कंपनीज के ऊपर, ये इनका फाइनेंशियल हेल्थ नहीं बताता है, बल्कि ये जो डेट है ये इनके बिजनेस मॉडल का एक कोर हिस्सा है। और अगर आपको सही मायने में इन कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ एसेस करना है तो आपको यहां पर इन कंपनीज का डेट नहीं देखना है, बल्कि इन कंपनीज का एनपीए देखना है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखना है। यानी इन्होंने जो लोन दिया है उनमें से कितना लोन डिफॉल्ट हो रहा है या एनपीए होना है वो हमें देखना है, जिससे हम इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को सही मायने में समझ पाते हैं। और अगर आप आईआरएफसी के एनपीए हिस्ट्री देखेंगे तो इसके हिस्ट्री में ही निल नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। यानी इस कंपनी का जो पूरा एग्जिस्टेंस है उस हिस्ट्री में ही इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीरो है। यानी इस कंपनी ने जिनको लोन दिया है या जिनको लीज पे एसेट्स दिया है उनका डिफॉल्ट जीरो है। और ऐसा क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर यह है कि यह कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कंपनीज को लोन देता है और उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए सामानों को लीज पे देता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस कंपनी को जो पैसे आने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में प्लान होता है। एंड फॉर दैट रीजन इस कंपनी के एनपीए जीरो है। बट यहां पर आपको एक वैल्यूएबल लेसन समझना है। जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसी और फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो वहां पर आपको डेट नहीं देखना है, बल्कि आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए देखना है और उसके साथ साथ ग्रॉस एनपीए भी देखना है। तो ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करते टाइम ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। तो अभी इसके बाद एड्रेस करते हैं सबसे बड़े सवाल को, और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर क्यों बढ़ रहा था? तो इसके दो मेजर रीजंस है। पहला रीजन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, यानी जब भी कंसोलिडेटिंग मार्केट आता है या बेयर मार्केट आता है तो उस टाइम बड़े इन्वेस्टर्स का स्ट्रेटेजी बदल जाता है। तो उस टाइम में जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो अपना एक सिग्निफिकेंट कैपिटल एलोकेशन बॉन्ड्स और डिविडेंड स्टॉक्स के लिए रखते हैं, ताकि उन्हें ऐसे स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड्स में इनकम कुशन मिले। क्योंकि बॉन्ड्स में भी रेगुलर इनकम मिलता है और डिविडेंड स्टॉक्स में भी रेगुलर इनकम मिलता है, जो ऐसे टफ कंडीशंस में इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसी रीजन की वजह से अगर आप देखें तो कोल इंडिया जैसे जो स्टॉक्स है वो लास्ट 1 ईयर में 38% ऊपर जा चुका है। दैट टू एक ऐसा कंपनी जो एक श्रिंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है। और उसी तरीके से अगर आप मार्केट का जो फेवरेट अंडरडॉग स्टॉक है आईटीसी, उसके बारे में बात करें तो यहां पर लास्ट 1 ईयर में 63% का अपवर्ड मूवमेंट हो चुका है। और अगर आप लास्ट 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो सफर कर रहे हैं या नेगेटिव रिटर्न्स दे चुके हैं। और ऐसे कंडीशंस में जो अच्छे डिविडेंड्स देने वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है फॉर टाइम बीइंग, जहां पर वो कंसोलिडेटिंग और बेयर मार्केट में बॉन्ड्स और डिविडेंड स्टॉक्स के लिए एक लार्जर कैपिटल एलोकेशन रखते हैं। एंड ऑब्वियसली आईआरएफसी भी एक डिविडेंड स्टॉक है जो अराउंड 4.26% का डिविडेंड यील्ड देता है। यानी अगर कोई इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो हर साल उसे 4.26 रुपीज डिविडेंड से ही कमाने का मौका मिलता है। तो ये पहला रीजन है। और उसके बाद दूसरा रीजन है रिसेंटली रेलवे स्टॉक्स में न्यूज बेस्ड मोमेंटम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो रेलवे सेक्टर और रेलवे सेक्टर के जो रिलेटेड कंपनीज है उनमें इंडियन रेलवेज ज्यादा स्पेंडिंग करने का अनाउंसमेंट्स कर रहा है। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जहां पर उन्होंने 400 नए वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था। और इन 400 ट्रेन्स में अगस्त 2023 तक 120 ट्रेन्स का प्रोडक्शन प्लान है। और इन 400 ट्रेन्स के अलावा अगर जरूरत पड़ा तो एडिशनल 80 ट्रेन्स भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। और ऐसे ही बहुत सारे रेलवेज के रिलेटेड अनाउंसमेंट्स और न्यूज रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम से रेलवे सेगमेंट में और रेलवे स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को भी मिल रहा था। तो अभी ये सारा डिटेल समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि तो प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी में इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स क्या है? तो सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, जिसकी वजह से हम इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप न्यूज बेस्ड मोमेंटम की बात करें या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स की वजह से अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, जिन्हें चार्ट पैटर्न के बेसिस पे और वॉल्यूम्स के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढना आता है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जरूर ऐसे ऑप्टिमिस्टिक और यूफोरिया मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स में जो यूफोरिया मूवमेंट्स होते हैं या जो ऑप्टिमिस्टिक मूवमेंट्स होते हैं उसका फायदा उठा सकते हैं और ऐसे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। और यहां पर मैंने ऑप्टिमिस्टिक और यूफोरिया मूवमेंट्स जैसे वर्ड्स को क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि जब भी ऑप्टिमिस्टिक या यूफोरिया मूवमेंट्स
आते हैं किसी भी स्टॉक में, तो उसके बाद ऐसे स्टॉक्स में एक जबरदस्त गिरावट होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ऑप्टिमिस्टिक या यूफोरिया मोमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक लंबे समय के लिए किसी स्टॉक में फंस जाते हैं। और इस स्टॉक में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें एक ऑप्टिमिस्टिक या यूफोरिया मोमेंट चल रहा है, क्योंकि अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इस स्टॉक में जो रैली हुआ है उस टाइम फेज में यहां पर डीआईएस का स्टेक कम हुआ है, एफआईएस का स्टेक कम हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ रहा है। यानी यहां पर एफआईएस और डीआईएस ने बेचा है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। और ये जो सिचुएशन होता है मैं इसको उतना ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देखता हूं, बल्कि इसको मैं एज अ नेगेटिव इवेंट ही देखता हूं। और ये एक्सप्लेन किया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर किसी एंटिटी का शेयर होल्डिंग बढ़ता है या किसी एंटिटी का शेयर होल्डिंग घटता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे पॉजिटिव पड़ सकता है या नेगेटिव पड़ सकता है। उसको कैसे इंटरप्रेट करना है हमने उस वीडियो में उसको डिस्कस किया है और आपके रेफरेंस के लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका लिंक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें या आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म सिप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर मेरा ओपिनियन यहां पर थोड़ा अलग है। क्योंकि अगर आप जनरली देखेंगे तो जो पीएसयू कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म में इधर इन्वेस्टर्स का वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, नहीं तो बहुत ही पुअर रिटर्न्स डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ऐसे कुछ गिने चुने कंपनीज ही है जिन्होंने डिसेंट रिटर्न्स डिलीवर किया है लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में इनके बुरे परफॉर्मेंस के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। उनमें पहला रीजन है कि जो भी पीएसयू कंपनीज होते हैं वो गवर्नमेंट सेंट्रिक कंपनीज होते हैं। क्योंकि अगर आप एशियन पेंट्स, पेडलाइट इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो ये सारे कंपनीज इन्वेस्टर सेंट्रिक कंपनीज है, क्योंकि ये वही डिसीजन लेते हैं जो उनके इन्वेस्टर्स के फेवर में होता है। लेकिन वही अगर आप पीएसयूज की बात करें तो ये गवर्नमेंट सेंट्रिक कंपनीज वही डिसीजंस लेते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में होता है, जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता है। जिसकी वजह से अगर आप जनरली देखेंगे तो जो पीएसयू कंपनीज होते हैं वो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं। क्योंकि जिन कंपनीज में गवर्नमेंट का होल्डिंग बहुत ज्यादा होता है तो डिविडेंड देने पे सबसे ज्यादा फायदा भी गवर्नमेंट को ही होता है, जिसकी वजह से वो कंपनी में री इन्वेस्ट करने के बदले उन पैसों को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना प्रेफर करते हैं ताकि गवर्नमेंट को उससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट कंपनीज में पॉलिसी चेंजेस का भी एक रिस्क होता है, जैसे कि आप प्राइवेटाइजेशन ले लीजिए, नहीं तो आप गवर्नमेंट के जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है उसको भी एज ए एग्जांपल ले लीजिए। जब भी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पीएसयू कंपनीज के ऊपर पड़ता है। तो अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं कि आईआरएफसी जैसे कंपनीज में पेंडिंग रिस्क क्या है, यानी वो रिस्क जो नियर फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी इस कंपनी में किसी भी तरीके का बिजनेस या फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि उस प्रोस्पेक्ट में ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा पेंडिंग रिस्क है और वो पेंडिंग रिस्क है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस का। तो यहां पर ओएफएस क्या है उसको समझने से पहले आप सबसे पहले इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। तो इस कंपनी में प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग कितना है इस कंपनी में, अराउंड 86.36% है। लेकिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिक कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग मैक्सिमम 75% हो सकता है। और जब भी किसी कंपनी का नया नया आईपीओ आता है तो वहां पर सेबी ऐसे कंपनीज को कुछ टाइम पीरियड देता है या कुछ फिक्स्ड टाइम डेडलाइन देता है जिसके अंदर उन्हें अपना शेयर होल्डिंग बेच के 75% या 75% के नीचे लाना होता है। जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में जो आईआरएफसी है उसमें बहुत जल्द गवर्नमेंट को मिनिमम 11.36% का स्टेक बेचना है। और जब प्रमोटर इतना ज्यादा स्टेक बेचता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है और जब लिक्विडिटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली शेयर का प्राइस नीचे जाता है। और जनरली किसी भी कंपनी का प्रमोटर ऐसे जो सेल होते हैं उसको ऑफर फॉर सेल के रूप में करते हैं, जहां पर वो स्टॉक के मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में ऑफर फॉर सेल में डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स बेचने की कोशिश करते हैं। और जनरली मैंने मार्केट में देखा है कि जिस शेयर का डिमांड मार्केट में जितना कम होता है ऑफर फॉर सेल में उसका डिस्काउंट उतना ही बड़ा होता है। तो आईआरएफसी में ये एक पेंडिंग रिस्क फैक्टर है जो नियर टर्म में मैनिफेस्ट हो सकता है, जो स्टॉक प्राइस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट या डेंट कर सकता है। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर अगर आप आईआरएफसी के बारे में सोचते हैं तो ये जो रिस्क फैक्टर है इसे आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।